इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानियां बंद हो जाएंगी और सबसे खास बात यह है कि ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन करके पिछले 5 साल में मुसलमान बने हैं, वो लोग अब अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में दान नहीं दे पाएंगे। ये बिल मोदी सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया तो फिर ये बिल पास नहीं हो पाएगा। और जो लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये मुमकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक नई रिपोर्ट ये बताती है कि आपकी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मोबाइल फोन। जो लोग सोने से पहले मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, उनकी रातों की नींद 24 मिनट कम हो जाती है। और आखिर में आपको फ्लाइंग टैक्सी के बारे में बताएंगे, जिसकी शुरुआत अब चीन में हो चुकी है। चीन ने अपनी 2 कंपनियों को फ्लाइंग टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल का लाइसेंस दे दिया है। ईद के त्योहार के ठीक बाद केंद्र सरकार कल दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधित बिल को पेश करेगी और इस पर कुल 8 घंटे तक बहस चलेगी और इसके बाद वोटिंग कराई जाएगी। यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हुआ है, जिसे विपक्षी नेता बीच में ही छोड़कर चले गए। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि इस बिल पर लोकसभा में 8 नहीं बल्कि 12 घंटे तक बहस होनी चाहिए और सभी सदस्यों को अपनी राय देने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए, लेकिन इस मांग को नहीं माना गया। कमेटी का कहना था कि कुछ सदस्य बहस के लिए 4 से 5 घंटे देने की मांग कर रहे हैं और इसलिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद बहस के लिए 8 घंटे का समय देना बिल्कुल सही रहेगा। और इस फैसले के बाद बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप का मतलब यह होता है कि इन पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को कल वोटिंग के दौरान लोकसभा में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं और जो सांसद ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उनकी पार्टियां एक्शन ले सकती हैं। यानी कल सबके लिए संसद में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को हाल ही में अपनाया है और जिन्हें मुसलमान बने 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो नए नए मुसलमान वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति अब दान में नहीं दे पाएंगे और इससे धर्म परिवर्तन कराकर वक्फ को अपनी संपत्ति दान देने के मामलों पर रोक लग जाएगी। क्योंकि सोचिए, अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति है और उसकी संपत्ति वक्फ को लेनी है, तो इसमें क्या किया जाएगा? उस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराकर उसे पहले मुसलमान बना दिया जाएगा और मुसलमान बनते ही वो अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान में दे सकता है। और ऐसा बहुत जगह हो भी रहा होगा। हो सकता है कुछ जगह मर्जी से होता होगा, कुछ जगह बिना मर्जी के भी होता होगा या संपत्ति ले ली जाती होगी। अब ये नहीं हो पाएगा कि किसी का धर्म परिवर्तन करवाया, उसे मुसलमान बनाया और उसकी संपत्ति ले ली। अब इस पर रोक लग जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा और वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अब अपना दावा नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ा बदलाव इसमें यह है कि अब वक्फ में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों के बारे में कोई भी जानकारी अब किसी से छिपा नहीं पाएगा। बात तो वही है कि इस पर्दे को हटाना है। जमीनों पर, संपत्तियों पर जो पर्दा डाल दिया जाता है चुपचाप कि किसी को पता ही ना चले कि यह जमीन कहां से आई और कहां चली गई, अब उस पर्दे को हटा दिया जाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने दान में दिया है, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितने पैसे की आमदनी हुई और उस संपत्ति की देखरेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी, सारी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर अब उपलब्ध करानी होंगी और इससे वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्ड को होने वाला नुकसान भी कम हो जाएगा। हो सकता है कि यह नुकसान जानबूझकर किया जा रहा हो ताकि लोगों को यह ना पता चले कि वक्फ बोर्ड असल में पैसा तो इतना कमा रहा है लेकिन बताता नहीं। उदाहरण के लिए, मार्च 2019 में, यह बात हमने आपको कल भी बताई थी, आज भी ध्यान से सुनिएगा। मार्च 2019 में वक्फ को अपनी 8,72,000 संपत्तियों से सालाना
151 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी 2019 में, लेकिन 5 साल बाद मार्च 2024 में यह आमदनी घटकर सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए रह गई। और वक्फ आज तक यह नहीं बता पाया कि ऐसा कैसे संभव है कि उसे अपनी एक संपत्ति से हर महीने सिर्फ 1 रुपए की ही आमदनी हो रही है। औसतन अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो यह आमदनी कम कैसे हो सकती है। छठी बात, केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी अब जगह दी जाएगी। इसके अलावा इस परिषद में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना अब अनिवार्य और आवश्यक नहीं होगा। यानी इस बोर्ड को सेक्युलर बनाया जा रहा है, इस बोर्ड को धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। इसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्हें भी लाया जा रहा है, इसमें महिलाओं को भी लाया जा रहा है। तो जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो लोग धर्मनिरपेक्ष होने की बात करते हैं, उन्हें इसमें क्या परेशानी हो सकती है। अब तो केंद्रीय वक्फ परिषद को और ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। सरकार का यह कहना है कि इससे वक्फ में पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी अब उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। अब बताइए, इसमें देश के मुसलमानों को भी क्या आपत्ति हो सकती है। अगर गरीब और पिछड़े मुसलमानों को यहां जगह दी जा रही है, मुसलमानों को जगह, गरीब महिलाओं को जगह दी जा रही है, तो किसी को क्या समस्या है। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी अब 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर रखे जाएंगे और शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को इसमें रखना अनिवार्य होगा। यानी इन बोर्ड्स को अब खोल दिया गया है और इनमें बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होना चाहिए। और ये वो समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो बाकी मुसलमानों से अलग होते हैं, अलग रहते हैं, क्योंकि ये ना तो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ना ही ये लोग हज की यात्रा पर जाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मुसलमानों में भी अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग जातियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जितने भी अलग अलग वर्ग हैं मुसलमानों में, सबको इस बोर्ड में जगह दी जाएगी, चाहे उनकी संख्या कैसी भी हो। अब महिलाओं को भी इस बोर्ड में जगह दी जाएगी और गैर मुसलमान लोगों को भी इसमें जगह दी जाएगी। सबसे पहले सरकार को, जो जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग हैं, उनको बुला के उनको पहले बिल समझाना चाहिए था कि ये बिल ऐसा आ रहा है, ये उनके फेवर में या मशवरे लेना चाहिए था। तो ये भी अगर नहीं होता तो हो सकता है ये जितना विरोधाभास हो रहा है वो नहीं होता उसके अंदर। हुकूमत का मंशा जो है साफ नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है। तो हुकूमत जो है वो कहती अलग है, कुछ करती अलग है। और उनका मकसद है मुसलमानों के मस्जिदों पे, दरगाहों पे कब्जा करना है, मुसलमानों की वक्फ की ज़्यादातर पे जो है कब्जा करना है। चूँकि ये वक्फ जो है अल्लाह है, अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं। न उसको कोई बेच सकता है, न कोई ख़रीद सकता है, न उस पर कोई नाजायज़ कब्जा कर सकता है। कि कोई भी अगर वक्फ की ज़मीन या किसी भी धर्म की धार्मिक ज़मीन पर अगर कब्ज़ा किया हुआ है तो चाहे उसमें 50 साल गुजर जाए, उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा करके ट्रिब्यूनल में अपना केस जीत सकता है। लेकिन इस बिल में ये कहा गया कि जो 12 साल तक कब्ज़ा किए हुए रहेगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। तो ये तो सीधी बात है कि जो लोग भी कब्ज़ा किए हुए हैं, ये कानून उनको कानूनी राह से वो ज़मीन उनके हवाले करना चाहता है। और भी इसमें जो खामियां हैं, इसलिए हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इस बिल को वो वापस ले। माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, जेडीयू के लीडर हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करें। और जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज हैं उस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही क्लियर कर चुका है कि ये अमेंडमेंट्स हमें क्यों कर नामंजूर हैं, मुल्क के आइन की रोशनी में भी और इस्लामी शरीयत की रोशनी में भी। और इसीलिए इस सिलसिले में प्रोटेस्ट भी किया गया, दिल्ली में भी, पटना में भी, और अपनी बात आवाम के सामने रखी गई, जाके हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंची। और पार्लियामेंट में जो बैठे हुए मेंबर्स हैं, जिनको कि जो कि बहरहाल कहीं ना कहीं पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम ये समझते हैं वो ये समझेंगे कि मुसलमानों के क्या। आज 1 अप्रैल है और आज के दिन अप्रैल फूल भी बनाया जाता है, मनाया जाता है। लेकिन हम आपको आज से लागू हुए कुछ ऐसे बदलावों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें आप अप्रैल फूल समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। आज से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है, यानी नया फाइनेंशियल ईयर, और इसी के साथ न्यू टैक्स स्लैब भी लागू हो गया है।
इसके तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर अब आज से कोई टैक्स नहीं लगेगा और नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 रुपए की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा न्यू टैक्स लैब में 16 लाख रुपए की सालाना आमदनी पर हर साल 50,000 रुपए का फायदा होगा, 20 लाख रुपए की आमदनी पर 90,000 रुपए और 24 लाख रुपए या उससे ज्यादा की सालाना आमदनी पर 1,10,000 रुपए का फायदा होगा। अनुमान है कि देश में जो 2,81,00,000 लोग सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनमें से 1 करोड़ लोग आज से टैक्स पेयर नहीं रहेंगे और अब से देश में टैक्स पेयर्स की संख्या 2,81,00,000 से घटकर सिर्फ 1,81,00,000 रह जाएगी, जो कुल आबादी का सिर्फ 1.2% हिस्सा है। तो सोचिए, 1.2% हिस्सा इस पूरी जनसंख्या का ऐसा है जो टैक्स दे रहा है। आज से ही बैंकों में भी 3 बड़े नियम बदल दिए गए हैं। पहला, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो अब आप पर बैंक की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों में यह बदलाव कुछ ऐसे बैंकों ने किया है जिनमें पहले जुर्माना नहीं लगाया जाता था। दूसरा बदलाव एटीएम ट्रांजैक्शंस को लेकर है। अन्य बैंकों के एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा हो जाएगा और अब 3 बार की फ्री लिमिट से ज्यादा बार कैश निकालने पर 25 रुपए आपको और देना पड़ेगा। तीसरा बदलाव यूपीआई से के बारे में है। ऐसे बैंक अकाउंट जिनमें रजिस्टर्ड मोबाइल फोन अब बंद है, उनसे अब यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगी। यानी अब आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और यूपीआई को एक साथ लिंक करना होगा, तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। आज से ट्रैफिक नियमों में भी जरूरी बदलाव लागू हो जाएंगे। अगर आपने कार या बाइक का चालान 3 महीने से ज्यादा समय तक नहीं भरा तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए अब से निलंबित होने लगेंगे। देश में होने वाले कुल चालानों में से केवल 40% ऑनलाइन चालान की वसूली हो पाती है और इस मामले में दिल्ली बहुत पीछे है। दिल्ली में केवल 14% ऑनलाइन चालान की वसूली होती है, जबकि यूपी में 27%, हरियाणा में 71% और महाराष्ट्र में 62% ऑनलाइन चालान की ही पेमेंट हो रही है। इसी वजह से सरकार ने जुर्माना न भरने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का फैसला किया है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से बचें। हमारे देश में जब तक नियम तोड़ने वाले अपनी जेब से जुर्माना नहीं भरते, तब तक वो ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से लेते ही नहीं और सरकार भी यही मान रही है, जब लोगों में चालान होने और चालान की वसूली का डर होगा तभी वो कानूनों का पालन करेंगे। कहते हैं कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती और अब हम इसी सुकून वाली नींद का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। दक्षिण कोरिया और जापान के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन सकता है जहां लोग प्रतिदिन 7 घंटे से भी कम सो रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में ऐसे देशों को मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज कहते हैं। दक्षिण कोरिया में लोग प्रतिदिन औसतन 6 घंटे 41 मिनट, जापान में 6 घंटे 47 मिनट, भारत में 7 घंटे और 1 मिनट, अमेरिका में 7 घंटे 33 मिनट, ब्रिटेन में 7 घंटे 49 मिनट और फ्रांस में वहां के लोग प्रतिदिन औसतन 7 घंटे 50 मिनट सोते हैं। भारत में लोगों का स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह से अब खराब हो चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन। नॉर्वे में 18 से 28 वर्ष के 45,000 युवाओं पर हुई एक नई स्टडी के मुताबिक जो लोग सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें अनिद्रा का खतरा यानी नींद ना आने का खतरा 60% बढ़ जाता है और ऐसे लोगों की नींद प्रतिदिन औसतन 24 मिनट कम हो जाती है। एक जमाने में हमारे देश के बच्चे अपनी दादा दादी से कहानियां सुनकर सो जाया करते थे, लेकिन अब ज्यादातर बच्चे और युवा इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हुए सोते हैं और पहले जब लोग सोते थे तो उनके शरीर को आराम मिलता था, मन को आराम मिलता था, लेकिन अब जब लोग सोते हैं तो उनके मोबाइल फोन को उनके शरीर से कहीं ज्यादा आराम मिलता है। एक सर्वे में भारत के 57% लोगों ने माना कि वो अब रात को 11 बजे से पहले नहीं सोते, जबकि 88% लोगों ने कहा कि वो सोने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर इस्तेमाल करते हैं और काफी देर तक अपने फोन पर रील्स या वीडियोस देखते रहते हैं। मोबाइल फोन की ब्लू लाइट इंसान के शरीर की आंतरिक घड़ी को प्रभावित करती है, जिससे इसे हम
इसी के कारण लोगों को पर्याप्त नींद हमारे देश में नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल फ़ोन न सिर्फ लोगों की नींद उड़ा रहा है, बल्कि इससे आपका मोटापा भी बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं खाता पीता कुछ नहीं हूँ, सब अच्छा चल रहा है, फिर वज़न कैसे बढ़ रहा है। लंदन के किंग्स कॉलेज में हुई एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग कम सोते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें शरीर में कुछ हार्मोन्स के स्तर में असामान्य वृद्धि और गिरावट होने की वजह से ऐसे लोग सामान्य लोगों की तुलना में 400 किलो कैलोरीज तक हर दिन ज़्यादा खाना खाते हैं और इससे वो मोटे होते हैं और मोटापे से फिर बीमार होते हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि वो अच्छी नींद को खरीद सकते हैं और इसी वजह से आज दुनिया भर में स्लीप इंडस्ट्री 40 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है, जबकि भारत की स्लीप इंडस्ट्री अकेले 40,000 करोड़ रुपए की है। भारत में बहुत सारे लोग आज अच्छी नींद के लिए हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए की गोलियां खा रहे हैं, मेलेटोनिन की गोलियां खा रहे हैं, जिससे नींद आने में मदद मिलती है। और अब नींद को असल में एक प्रोडक्ट बना दिया गया है। एक ज़माना था जब शरीर इतना थक जाता था कि लोगों को लेटते ही नींद आ जाती थी, लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे रात में। लेकिन अब हज़ारों लाखों रुपए के गद्दों पर भी लोगों को सुकून की नींद नहीं आती और इसके दो कारण हैं। पहला, अब लोग ज़्यादा तनाव और चिंता में रहते हैं और इसे कम करने के लिए देर रात तक मोबाइल फ़ोन पर घंटों रील्स और वीडियोस देखते रहते हैं। माता पिता और परिवार की जिम्मेदारियां, पैसों की तंगी, नौकरी का तनाव, रिश्तों में घुटन अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया के वीडियोस में ही अब अपनी खुशी ढूंढने लगे हैं और इससे ही लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। आज भी ज़्यादातर स्टडी ये कहती हैं कि जिन परिवारों में खुशी और प्रसन्नता होती है उन परिवारों में लोग मोबाइल फ़ोन कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, आजकल लोगों के व्यवहार में बेईमानी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें चाहकर भी सुकून की नींद आ नहीं सकती। कहते हैं सुकून की नींद आना आसान नहीं है, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से काम करना पड़ता है, दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने ईमानदारी से काम नहीं किया है, दिन भर षड्यंत्र किए हैं, दिन भर लोगों के पैसे लूट खसोट किए हैं, लोगों को धोखा दिया है, लोगों से झूठ बोला है, बेईमानी की है, तो फिर रात में उसे नींद आखिर आएगी कैसे? ऐसे व्यक्तियों को उनका अपराध बोध सुकून से सोने नहीं देता और जिस व्यक्ति के जीवन में सुकून नहीं, उसके जीवन में सब कुछ हो सकता है लेकिन अच्छी नींद नहीं आ सकती। तो आखिर में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि नींद ना आने के दो तरीके हैं, दो कारण हैं। पहला, आपके जीवन में टेक्नोलॉजी का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है और दूसरा, आपके जीवन में मानसिक डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, यानी आपका दिमाग शांत नहीं है। दिमाग अगर आपका शांत नहीं है तो फिर आपको नींद नहीं आ सकती। टेक्नोलॉजी को अगर आप अपने से दूर रख भी लें तो दिमाग को शांत रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है और उसके लिए आपका अच्छा लाइफस्टाइल और मन का स्वच्छ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब लोग कर क्या रहे हैं? वो ना तो टेक्नोलॉजी को छोड़ना चाहते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन को छोड़ना नहीं चाहते, और ना ही अपने मन को शांत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सोना चाहते हैं। इसीलिए अब वो पैसा देकर नींद खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से ये वैसे ही है जैसे आज के ज़माने में लोग ना तो वर्कआउट करना चाहते हैं, व्यायाम नहीं करना चाहते, और ना ही अपने खाने पर कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर भी वो अपना वज़न कम करना चाहते हैं और इसके लिए फिर बाज़ार से ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, गोलियां खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं, या फिर व्यायाम करवाने वालों को खरीदते हैं जो उनका वज़न कम कर सके। नींद का भी बिल्कुल वही हाल है। तो आज के ज़माने में आपकी दो चुनौतियां हैं, एक नींद कम हो रही है और वज़न बढ़ रहा है। और प्यार तो बेरोज़गारी में होता है, कामयाबी देखकर तो रिश्ते तय होते हैं।